मुद्रा और बैंकिंग को लेकर। ये दो टॉपिक है, एक मनी अलग है और बैंकिंग अलग है, लेकिन दोनों का संबंध आपस में है, तो इसलिए हमें क्या करना है, दोनों को ही एक साथ लेके पढ़ना है ना, दोनों को ही एक साथ लेके समझना है। ठीक है, तो चलो भाई कहानी को शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है आखिर मनी, पैसा क्या होता है ना। अब बच्चों बेसिक सी बात है, आप ही मुझे बताओ भाई, अगर मैं आपसे बोलूं पैसा क्या है, व्हाट इज मनी, तो ये तो कोई ऐसी बात होती नहीं है कि जो आपको मुझे बताने की आवश्यकता हो। ये तो हर कोई जानता है पैसा क्या है, पैसा देखा भी है, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, है ना। चलो, तो अगर मैं एक तरीके से सरल भाषा में बोलूं, मुद्रा किसे कहेंगे या मनी किसे कहेंगे, तो भाई एक तरीके से अगर हम नॉर्मल वे में बोले तो हम मुद्रा उसे तो कहेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम आप जिसका लेन देन करके, इस्तेमाल कह दो या लेन देन भी कह सकते हो आप, जिसका लेन देन करके हम अपने जीवन की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर पा रहे हैं, या जिसका लेन देन करके हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, या जिसका लेन देन करके हम अपनी वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, है ना, सही बात है ना भाई, आप ही मुझे बताइए तो पैसा क्या है। पैसा एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी वस्तु कह सकते हैं जिसका लेन देन करके हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। तो मनी क्या है, मनी एक ऐसी वस्तु है जो, अगर मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक विनिमय का माध्यम है। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब क्या होता है पता चलता है, विनिमय माने होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान करने का एक जरिया होता है, उसे ही हम बोलते हैं विनिमय। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है बच्चों, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। सही बात है, जल्दी बोलो, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसकी सहायता से या जिसका लेन देन करके हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, है ना। तो ये तो रही सिंपल सी परिभाषा, व्हाट इज मनी। तो मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब विनिमय का साधन या विनिमय का माध्यम है ना। तो पहले मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलिए, बाकी डेफिनेशन तो आपको पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम बेसिक बेसिक बातें हमने यहाँ पे समझ ली कि मनी होता क्या है ना। मनी क्या है, एक ऐसी वस्तु जिसकी जो एक विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। ठीक, अब आगे की कहानी को जानते हैं। देखो बच्चों भाई, अगर हम आगे की कहानी को लेकर बात करें तो अब पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इसका जन्म हुआ तो हुआ कैसे, इवोल्यूशन ऑफ मनी, इसका इतिहास क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, है ना। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों कि एकदम से मनी प्रकट हो गया हो, भाई ऐसा थोड़ी हुआ है भाई, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी। सही बात है ना। तो वही सब चीजें हमें समझनी है। सबसे पहले चलो हम आपको आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इसका इतिहास क्या रहा। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें कैसे मिलेंगी सीखने को बताते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है मनी का इतिहास क्या है, इसका जन्म कैसे होता है। अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कहीं से तो इसकी शुरुआत ही हुई होगी, तो थोड़ा सा शुरुआत को समझ लेंगे तो आगे की चीजें समझनी बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, है ना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर हम पहले के जमाने में चले जाएं तो पहले के जमाने में तो भाई हमारे नोट सिक्के वगैरह कुछ थे नहीं। पहले तो कुछ अलग तरीके से कुछ सिस्टम चलता होगा, है ना। भाई आज भी आप देखते हो, आज भी वो सिस्टम कई जगह देखने को मिलता है। कई जगह या हम कभी कभी देखेंगे तो हम जो है वहां पे भी हम देखते हैं सिस्टम होता है ना। जैसे एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपने सुना होगा अपने घर परिवार में, अपने दादी बाबा से भी, अपने घर परिवार में बुजुर्ग लोगों से, वो कहते हैं, ये कहते होंगे आपसे कि भैया हमारे जमाने में तो पैसे पैसे कुछ नहीं होते थे, हम तो भैया पहले क्या करते थे, वस्तुओं की अदला बदली करते थे और अपनी अदला बदली करके अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे, है ना। और उसी को बोलते थे बच्चों हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। क्या बोलते थे, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना, सुना है, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। तो पहले क्या था, पहले यही चलता था, क्या चलता था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली चलती थी, है ना। हिंदी में बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है इसे। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। अब नाम में ही आंसर है,
कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें हम किसकी अदला बदली करते थे बच्चों, वस्तुओं की अदला बदली करते थे, जिसे हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मेरे पास गेहूं है, क्या है, मेरे पास गेहूं है, अब मुझे चावल चाहिए। ठीक है, अब मान लो हम ऐसे जमाने में आ गए, पुराने जमाने में चले आओ थोड़ा सा भाई, अब देखो चीजों को समझना है, थोड़ा सा मैं पुराने जमाने में हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सोचो, अब पुराने जमाने में आ गए। अब मान लो आप पुराने जमाने में है, ठीक है, बहुत कह दो पैसा वैसा कुछ नहीं था, ऐसे समय में पहुंचा दिया तुम्हें, आज से मैंने पहुंचा दिया, 200 साल पहले पहुंचा दिया, 250 300 400 साल पहले पहुंचा दिया, है ना। अब मान लो उस समय कैसे अपने लोग आवश्यकताओं को पूरा करते होंगे, तो पहले तो भाई ये मनी मनी था नहीं कुछ, तो क्या करते थे, पहले लोग वस्तुओं की अदला बदली करते थे। जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, अब मुझे चावल चाहिए, तो मैं क्या गया, मैंने भैया गेहूं लिए, एक इंसान ढूंढा जिसके पास चावल हो, तो मैंने बोला ले भैया तू गेहूं ले ले और मुझे चावल दे दे, और एक दूसरे को मतलब वस्तु का लेन देन करा और अपनी आवश्यकता को पूरा कर लिया। तो यही प्रणाली जिसमें लोग वस्तुओं की अदला बदली करते थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे, उसी प्रणाली को कहते थे बच्चों क्या, बार्टर एक्सचेंज प्रणाली या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, है ना। अब जल्दी से बच्चों मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे, सुनने में आसान लग रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना, सुनने में आसान लग रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोचो, क्या आपको लगता है इतना आसान है? प्रैक्टिकली सोचो, क्या आपको लगता है इतना सरल होगा? ये तो मैंने एक बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझा दिया कि भैया वस्तुओं की अदला बदली कर लेते थे तो हो गया बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब एक बात सोचने की है, अगर इतना ही अच्छा था, इतना ही आसान था, तो भैया बंद क्यों हुआ तू, यही चलता रहता आज भी, क्यों जरूरत पड़ी पैसे की, क्यों आया मनी, कॉमन सेंस की बात है ना। अगर सब अच्छा ही था तो तुम आज भी तो होते, लेकिन तुम तो बंद हो गए भाई, क्यों हो गए, क्योंकि बच्चों जितना हमने आसान शब्दों में आपको बताया ये उतना आसान नहीं था। अब क्यों नहीं था, चलो बताते हैं, इसकी बहुत सारी कमियां थी, इसकी बहुत सारी कमियां थी, जैसे क्या क्या कमियां थी, और सच बता रहा हूं बच्चों, ये कमियां समझ गए अगर आप, तो समझ जाओ यही सारी कमियां ही, ये जो मनी है, जो मुद्रा है, पैसा है, इसी की ताकत है, इसी की ताकत है, इसकी सारी कमजोरियां ही इसकी ताकत है, क्योंकि इस मनी ने इसकी सारी कमजोरियों को ही दूर करा है ना। तो भाई पहले कमजोरी समझ लो, तो ताकत अपने आप में समझ में आ जाएगी क्या होगी, है ना। तो बताते हैं क्या क्या कमियां थी। जैसे सबसे बड़ी कमी, आओ अब एक प्रैक्टिकली उतरते हैं, ऐसे सोचो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। मान लो मैं हूं और मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल चाहिए, तो भाई सीधी सी बात है, मैं जैसे मान लो किसी गांव में हूं, ध्यान सुनना, किसी गांव में रहता हूं, मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए। अब मैं भैया वहां पे मान लो 100 घर है, कितने घर है, 100 घर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने भैया अपने आस पड़ोस में जाना शुरू करा, मैंने बोला भैया चावल है, बोला नहीं भैया चावल तो नहीं है मेरे पास। मैं बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, चौथे घर में गया, पांचवें घर में गया, और मान लो 10वें घर में जाके एक व्यक्ति बोला हाँ हाँ चावल तो है। मैंने बोला भाई एक काम करो, मुझे चावल चाहिए, लो मुझसे गेहूं ले लो और चावल दे दो। तो उसने मुझसे बोला कि भैया देखो चावल तो है मेरे पास, लेकिन मुझे भी चावल के बदले गन्ना चाहिए, मेरे पास तो गेहूं पहले से है, अगर तुम्हारे पास गन्ना हो तो गन्ना दे दो और मुझसे चावल ले लो। लो बच्चों अब मुझे बताओ, कुछ सोचो, क्या लेन देन हो पाएगा? इतनी मेहनत करने के बाद 10 घर छोड़ के मुझे एक घर मिला, एक व्यक्ति मिला, तो जाके मुझे एक उम्मीद जागी मन में, लेकिन उसने मुझसे बोला कि भैया मैं चावल दूंगा लेकिन बदले में गन्ना लूंगा। मैंने कहा लो हो गया कल्याण। फिर मैंने भैया दूसरे जगह ट्राई करा, तो भाई आपने क्या देखा, तो भाई यहां तो अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, तो इतना सरल नहीं है जितना पढ़ने में आसान है कि वस्तुओं का लेन देन हो गया, ले उठा के दे दी, उसको ले ली। अरे लेन देन तो बात की बात है, लेन देन तो जब होगा ना जब उसके पास वो हो जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे पास वो हो जो उसे चाहिए।
ये तो संयोग की बात है ना भाई, ये तो संयोग की बात है। अब जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, है ना, तो आपने जैसे होता है, कभी कभी होता है ना, हमारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है कि जैसे दरवाजा खुला तो पता लगा तुम्हारा दोस्त ही घर आता बाहर, तो तुमने बोले यार मैं तो तेरे घर ही आ रहा था भाई। लेकिन बच्चों क्या संयोग रोज होते हैं तुम्हारे जीवन में? क्या रोज ऐसी होता है तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना होता है, दरवाजा खोलते दोस्त ही खड़ा होगा? रोज थोड़ी होता है भाई, ये तो कभी कभी की बात है, हो गया तो हो गया। अरे हाँ, है ना। तो इसे ही बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग। क्या बोलते हैं? दोहरा संयोग। समझ रहे हो? तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के लिए सबसे जरूरी था दोहरा संयोग होना। और दोहरा संयोग एकदम से कैसे होगा भाई? तो यही एक सबसे बड़ी कमी थी इसकी। क्या? दोहरे संयोग का अभाव। मैं इसकी कमियां लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं? कमियां, क्योंकि यही कमियों से ही हमें क्या मिलेगा? अपना आगे मिलेगा। सारा का सारा ड्रॉबैक्स हैं इसकी, ये क्या क्या कमी थी इसके अंदर, है ना। तो पहली कमी मिल गई, दोहरे संयोग का अभाव, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं, दोहरा संयोग का अभाव। दोहरा संयोग का मतलब होता है डबल कोइंसिडेंस, है ना, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो इसका अभाव था, क्योंकि हर बार तो ये चीज नहीं होती। चलो पहली कमी, चलो हमने मान लिया, कैसे तैसे मान लिया, हमें एक आदमी मिल गया, 15-16 घर बाद मिल गया मुझे, जिसके पास चावल थे और उसको भी गेहूं चाहे थे। मान लिया मैंने, आपकी बात हो गई पूरी, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बोला चलो भाई कोई तो मिला जो मेरी समस्या को दूर करेगा। मैंने बोला भाई एक काम करो, मैं गेहूं ला रहा हूं, चल मेरे साथ घर पे, तू चावल लेके चल, गेहूं उठा ले मेरे घर से, चावल रख दे मेरे पास। बोला ठीक है भैया। अब वो चावल लेके चल दिया मेरे साथ, और मैं उसे अपने घर ले आया। और मैंने बोला तुम बाहर रुको, मैं गेहूं लेके आता हूं। मैंने भैया गेहूं को कट्टा निकाला, मैंने बोला देख ले भाई ये है गेहूं। अब बच्चों जैसे ही उसने गेहूं उठा के देखा, और उसने मेरे पास चावल इकट्ठा रख दिया, और मैंने भाई चावल देखा कैसा है, तो वो बताया मुझसे क्या बोला, यार तुम्हारा गेहूं तो बड़ा लो क्वालिटी का है। मैंने बोला भैया देख लो, ऐसा ही है, सही तो है, गेहूं गेहूं तो ऐसा ही है। बोला नहीं यार ये तो बड़ा ही छोटा छोटा गेहूं है, टूटा फूटा सा गेहूं है। और मेरे चावल देखो जरा एक बार आप, बिल्कुल बासमती राइस है, लंबे वाले चावल है। मैंने देखा तो वाकई में उसके बहुत अच्छे चावल थे। अब मान लो हम दोनों डील ये कर रहे थे कि मुझसे 10 किलो गेहूं ले ले और 10 किलो वो चावल दे दे। तो बच्चों अब मुझे बताओ, क्या डील वो कर पाएगा 10 किलो में? वो बोलेगा भैया तुम्हारा तो गेहूं बेकार है, और मेरे चावल तो बढ़िया वाले हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और मैं तुम्हारे इस 10 किलो गेहूं के लिए इतने अच्छे चावल थोड़े दूंगा मैं। अब बताओ बच्चों क्या करा जाए? क्वालिटी में अंतर आ गया। अब आप मुझे बताओ, 10 किलो बासमती चावल उसके पास जो बढ़िया वाला है, उसके बदले में कितने गेहूं दूं जिससे वो खुश हो जाए? जल्दी बोलो सारे बच्चे, सोचने वाली बात है। कैसे करें बताओ? कॉमन सेंस की बात है, कैसे करें? तो आप ही मुझे बताओ, क्या आप मापन कर सकते हो? क्या मेजरमेंट कर सकते हो कि भैया ये अच्छी क्वालिटी का चावल है तो इसके बदले लो क्वालिटी के गेहूं कितने दिए जाएं? आप ही मुझे बताओ, ऐसी कौन सी तराजू है जो अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी को नाप लेगी? तुम ही बता दो आज मुझे, कुछ तराजू है जो न्याय कर दे दोनों के साथ? नहीं हो सकता ना। तो वही तो, मापन की समस्या। अरे मेजरमेंट ही नहीं हो पा रहा, मापन ही नहीं हो पा रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। वो बात अलग है, अब कुछ सहारा नहीं है तो भैया आपस में चल रहे, एक काम कर ले, 15 किलो ले ले, 20 किलो ले ले, बस दे दे भाई, वो अलग बात है। लेकिन मन में तो एक उसके वो रहा कि कहीं यार मैं नुकसान में तो नहीं चला गया। एम आई राइट?
जल्दी बोलो। एक प्रॉपर जस्टिस तो नहीं हो पाया। तो मतलब एक सबसे बड़ी समस्या आपने देखा कि संयोग, और दूसरी बात हम चीजों को सही से मापन भी नहीं कर पा रहे, मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहे, नाप ही नहीं पा रहे कि किस चीज के बदले कितना जो है हम जो है उचित उचित दाम दें या उचित चीज का लेन देन करें, है ना। और आपको पता ही है बच्चों, वस्तुओं में तो क्वालिटी होती है, चाहे गेहूं ले लो, चावल ले लो, गन्ना ले लो, दालें ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। हर एक चीज का लेन देन करोगे तो सब में भैया क्वालिटी क्वालिटी का अंतर होता है। आप चावल की दुकान पे जाते होगे बच्चों चावल लेने, तो आपने देखा होगा दुकानदार के पास दसियों प्रकार के चावल रखे बैठा है वो। उससे बोलोगे भैया चावल दिखा दो, वो पहले ही बोलेगा कैसे वाले दिखाऊं। ने बोला कैसे वाले मतलब, भैया 60 रुपए किलो भी है, 50 रुपए किलो भी है, 70 रुपए किलो भी है, 80 रुपए किलो भी है, 110 वाला भी है, 100 वाला भी है, 125 वाला भी है। अब बताओ कौन सा खाएगा चावल भाई तू। हर एक प्रकार का चावल लेके बैठा है। दालें दिखा दो, दालें भी 2-3 प्रकार के दिखा देगा, ये पॉलिश वाली है, बिना पॉलिश वाली है, फलाना वाली है, ढिमाका वाली है। आया ना। तो अब आप देखते हो ना, आज भी देखते हो ये सब चीजें कि अलग अलग क्वालिटी होती है हर एक उत्पाद की, चाहे वो गेहूं चावल हो चाहे अन्य चीजें हो, है ना। तो आप कैसे नापोगे कि उसके पास उस क्वालिटी का तो उसे कितना मिलना चाहिए, जिससे कि सबके साथ न्याय हो जाए। न्याय भी होना जरूरी है, नापने को तो ऐसे ही नाप सकते हो। तो पहली सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये मापन नहीं कर पाता। दूसरी चीज क्या, चलिए आगे आइए, तीसरा पॉइंट। तो पहले मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को कि एक तो हो गया हमारा क्या, द्वय संयोग का अभाव था। दूसरी चीज कि हम चीजों को सही से माप नहीं पा रहे। तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, पहले के जमाने में अगर आप देखोगे तो लोग भाई ये वस्तुओं के आदान प्रदान में, पता है, जानवरों का भी आदान प्रदान करते थे। शायद आपको पता हो, अगर पुराने जमाने में या कभी आपने कभी टीवी में पुराने जमाने के सीरियल देखना, है ना, तो उस समय क्या होता था। उस समय लोग भाई जैसे घर में शादी ब्याह है लड़की की, है ना, तो क्या करते थे कि भैया गाय है घर में, पहले जानवर तो पालते ही थे, आज भी पालते हैं, पशुपालन बहुत ज्यादा था उस समय। तो जानवर पाला है, बकरी है, जानवर पाले हैं, भैंस है घर में, गाय है। तो पिताजी ने सोचा था कि भाई लड़की की शादी करेंगे तो एक काम करेंगे, गाय दे देंगे, या बकरी है मतलब बकरी ले जाएंगे, बकरी दे देंगे, और उससे जो है अनाज वनाज ले लेंगे, गेहूं चावल ले आएंगे, गेहूं वगैरह चावल लाके और एक अच्छी सी गांव वालों के लिए दावत कर देंगे। अब इसी सोच के साथ लड़की के पिताजी बेचारे दुकान पे पहुंचे, लाला की दुकान पे गए और बोले कि भैया देखो ऐसे ऐसे हमारे घर में बिया होना है और हमें चावल चाहिए, इतने चावल चाहिए, इतने गेहूं चाहिए, और ये सारी बातें बता दी। और ये हम आपसे, ये हमारी बकरी है भैया, ये गाय है, बकरी जो भी है जानवर, उसे आप ले लो, उसे आप रख लो। ध्यान सुनना, मजा मजा आने वाला है। अब लाला आदमी ने बोला कि भाई साहब ठीक है, अच्छी बात है, हम आपको दे देंगे, लेकिन परेशानी यह है कि सारी चीजें तो है मेरे पास लेकिन चावल नहीं है। चावल एक काम करो, वो आने आगे दुकान है लाला जी की, उनकी दुकान से ले आओ। तो बच्चों अब मुझे आप बताओ, एक बकरी है, दो लेनदार हो गए, अब क्या करेंगे। क्या बकरी का सर उसको देगा काट के, तुम रख लो, पैर उसको दे दूंगा। डिविजिबिलिटी, क्या डिवाइड कर सकते हो। अब बकरी से ही लेन देन करना है, भैंस से ही लेन देन करना है, कैसे करोगे। अब सोचो, दिमाग लगाओ। अब नोट होते हैं तो एकदम कर लेते हो, भैया लो 500 रुपए रख लो, 500 के खुले करवा लिए, 100 उसको दे दिए, 400 उसे दे दिए। नोटों में तो कर लेते हो, तुम डिवाइड कर देते हो। अब बकरी को कैसे काटोगे, जानवर को कैसे काटोगे। बकरी है, गाय है, भैंस है, अगर कोई जानवर को लेके चला जाए तो ऐसे कैसे करोगे बताओ। पॉसिबल ही नहीं होगा, खत्म। यानी कि पार्टर एक्सचेंज सिस्टम फेल, फिर से फेल। यानी कि किसका, बंटवारे का अभाव, जिसे बोलते हैं विभाजन का अभाव, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का अभाव, कि हम चीजों को यहां पे विभाजित नहीं कर सकते। है ना, चीजों को बंटवारा नहीं कर सकते। सही बात है, जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना, क्लियर हुआ। और बताते हैं। अब बच्चों आपने देखा होगा
एक और भी है यहाँ पे भाई, चलो आसान सा है वो, तो आसान सा बताता हूँ। अपने घर में, जेब में, बैंकों में, सब जगह रख सकते हैं, इजिली है। लेकिन भाई पहले वस्तुओं का लेन देन होता था, है ना। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने सोचा कि चलो भैया हम अपनी बच्ची का विवाह करेंगे, है ना, 4 से 5 साल बाद, और अभी से भी राशन जोड़ने का सोचा उसने। एक दावत करनी है, गांव वालों को लोग खिलाना है, दावत पावत तो देंगे ही। उन्होंने सोचा चलो जोड़ते हैं भाई पैसे, वो राशन वाशन जोड़ के रखते हैं। और उसने क्या करा, धीरे 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 क्या करा, राशन इकट्ठा करना शुरू करा, आदान प्रदान करके। अब कैसे तैसे करके मान लो उसने बच्चों 2 कुंटल या 4 कुंटल गेहूं इकट्ठा कर लिया आज की तारीख में। और ये सोचा कि भाई ये घर में रखते हैं संभाल के, इस गेहूं को रखेंगे और इससे जब दावत वावत होगी उसमें काम में लेके आएंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले अगर 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल कोई भी चीज है, तो उसे रखने के लिए सबसे पहले एक पर्टिकुलर व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बताओ। अगर मान लो किसी बेचारा गरीब आदमी है और एक ही कमरा है उसके घर में, एक ही कमरे में रहता है, वहीं पे उसकी रसोई पसोई सब है, छोटा सा गरीब आदमी है, वो बेचारा कहां को रखेगा बताइए जरा। उधर रखा, लेकिन उसकी भी तो रख रखाव करना पड़ेगा। पता चला कीड़े लग गए, घुन लग जाते हैं गेहूं चावलों में, पता है आपको, है ना, आ जाते हैं ना, घुन लग जाते हैं। पता चला ध्यान नहीं दिया, उसमें दवाई वही नहीं डाली, तो चूहे घुस गए उसके अंदर, सब खा पी के निपटा देंगे। सही बात है। तो एक सबसे बड़ी समस्या संग्रहण की समस्या, स्टोर की समस्या, क्योंकि वस्तुओं के लेन देन करोगे तो स्टोर तो करना पड़ेगा। अब मुद्रा का लेन देन करते हैं बच्चों हम, बच्चों मुद्रा को स्टोर करने की कोई समस्या है तुम्हें? कुछ नहीं है। कोई तुम्हें कोई बहुत बड़ा वो तो चाहिए ना, पैसे पैसे को रखने के लिए बहुत बड़ा संदूक चाहिए। अरे भैया इतना बड़ा संदूक में कौन रखता है पैसा? कोई भी नहीं रखता। अपने अपने नॉर्मली एक छोटी सी अलमारी में ताला लगा के उसमें भी रख सकते हो। अरे सारी बातें छोड़ो, अपनी पॉकेट में रख के बैठे, आज भी तुम्हारी जेब में होगा पैसा, पर्स में रख लेते हो पैसे को, कहीं पे भी रख सकते हो, है ना। अगर कहीं और की बात है तो आप उसे भैया अपने बैंकों में रख सकते हो, सेफ एंड सिक्योर। घर में डर है तो पैसा रखने की बात है तो, मतलब ये समस्याएं तो थी जो दूर कर दी किसने? मनी ने दूर कर दी, है ना। तो किसका अभाव? संग्रह का अभाव, है ना, स्टोर का अभाव, संग्रह करने का अभाव, स्टोर करने की समस्या। तो मतलब ये सारी की सारी समस्याएं थी जिसके कारण बेचारा ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम नहीं हो पाया सफल। एक और है, अब आप मुझे बताओ बच्चों, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा, हम पैसे का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, आप भी, हम भी, सब करते हैं। और आप पैसे की ही सहायता से आजकल आपने देखा होगा हम बहुत सारे फ्यूचर के पेमेंट भी कर देते हैं, जैसे ईएमआई, किश्तों पे ले लेते हैं। नहीं लेते? बताओ। आजकल के समय में तो सबसे ज्यादा चल रहा है। अरे हाँ, है ना भाई, आजकल तो हर चीज लोग किश्तों पे लेके चल रहे हैं। आजकल तो मोबाइल फोन भी किश्तों पे लिया जा रहा है, लैपटॉप भी किश्तों पे ले रहे हैं। सही बात है ना? लेते हैं नहीं लेते हैं? और किश्तों पे कैसे ले लेते हो? जैसे मान लो आपके पास पैसा नहीं है इस समय, या पैसा भी है, पैसा भी है, तो तुम ईएमआई पे ले लिया आपने, किसी चीज को किश्तों पे ले लिया, अब धीरे धीरे भुगतान करते रहो, एक समय के बाद आपकी वो चीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं किश्तों में भुगतान करना। तो पहले बताओ मुझे, पहले के समय में क्या ये सिस्टम संभव था? क्या पहले में सिस्टम हो सकता था? भाई पहले तो आप अभी हाथों हाथ लेन देन करोगे। हाँ, भविष्य के भुगतान की समस्या, इसे बोलते हैं भविष्य के भुगतान की समस्या। तो भाई भविष्य में जो भुगतान करते हैं आजकल हम, वो पहले के समय में संभव ही नहीं है। अब मान लो तुम जाके बोलो ले भैया मुझसे गेहूं ले ले, वो मुझे गेहूं दे दे और मैं तुझे धीरे धीरे चावल दूंगा। वो कहेगा भाई चावल दूंगा, मैं जब तक कैसे खाऊंगा, मैं तो खुद भी वो भूखा मर जाऊंगा। ना भैया, इस हाथ ले और उस हाथ दे, खत्म। सही बात है ना। तो मतलब भविष्य में जो इसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या भविष्य के भुगतान की समस्या, हिंदी में बोलते हैं भविष्य के भुगतान की समस्या।
तो ये सब क्या है, ईएमआई की समस्या, सरल भाषा में लिख दिया ईएमआई की समस्या। ये सब अस्थगित भुगतान भी बोलते हैं, देखो लिखा भी होगा इसमें, हिंदी में दिखा भी देता हूं मैं आपको, ये रखे हिंदी में प्रॉपर नाम भी लिखे, जो किताबी भाषा के शब्द होते हैं ना वो भी लिखे, है ना। विलंबित भुगतान की समस्या, विलंबित भुगतान करने में समस्या जो होती है वो कहलाता है हमारा ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है। बात समझ में आया? सारे बच्चे बोलो हाँ, है ना। देखो दोहरे संयोग का अभाव, है ना, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मापन का अभाव जिसे बोलते हैं, माप का अभाव, इंडिविजिबिलिटी, विभाज्य नहीं हो सकता, है ना, और स्टोर करने का अभाव, संचय करने का अभाव। आया समझ में सारी बातें? जल्दी बोलो हाँ, है ना। जल्दी बोलो सारे बच्चे, क्लियर है? तो ये सब समस्याएं थी बच्चों किसकी, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की। अगर ये सब समस्याएं ना होती ना तो आज भी बच्चों हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन भैया ये तो बहुत बड़ी सरदर्दी वाला सिस्टम है। सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है इसकी, ये दोहरा संयोग कहां से लाओगे हर दिन, कि भैया उसके पास भी वही हो जो मुझे चाहिए और मेरे पास भी वही हो जो उसे चाहिए। ये तो बड़ी खतरनाक बात है भाई। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये तो बच्चों वही बात हो गई कि भैया उसके दिमाग में वही चल रहा हो जो मेरे दिमाग में चल रहा हो, और मेरे दिमाग में वही चल रहा हो जो उसके दिमाग में चल रहा हो। अब ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सबकी सोच अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सब एक सा कैसे सोच लेंगे, है ना। तो ये तो यही सिस्टम हो गया। तो ये भैया बड़ा खतरनाक सिस्टम है जिसके कारण ये सही से नहीं सफल हो पाया, सफल नहीं हो पाया। और इसी के बाद क्या हुआ बच्चों, इसी के बाद भाई सोचा गया भाई इससे तो काम ना हो पाएगा, कुछ और होना चाहिए। और इसी की समस्या को दूर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जिसकी सहायता से हम आसानी से चीजों का लेन देन कर सकें, और वही बना, उसे बोला गया मनी। क्या बोला गया? मनी, मुद्रा। लेकिन बच्चों मुद्रा जब बनी तो एकदम से नहीं बन गई कि नोट सिक्के बनकर तैयार हो गए, नहीं। आओ इसका भी तरीका जानते हैं कैसे बनी। जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो पहले कौन सा सिस्टम आया, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आया, है ना। सबसे पहले क्या आया, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आया। जो चलता था वह वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। लेकिन जब ये इतनी बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ था तो इसको दूर करने का तो विचार आ ही गया था मन में। और इसी समस्या को दूर करने के लिए आया बच्चों, पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े मोटे चांदी के सोने के सिक्के चलते थे। अरे हाँ, है ना। मेटल के कॉइन लाए गए, हाँ वही सिक्के वाली प्रणाली आ गई, वही तो ला रहा हूं मैं। फिर इन्हीं समस्याओं को का कॉइन क्या लाए गए, धात्विक कॉइन लाए गए, मेटल के कॉइन, धात्विक सिक्के बनाए गए, धातु के सिक्के। सोने चांदी कांसा पड़ा होगा आपने सब इतिहास में, गुप्त काल, ये काल, वो काल, फलाना काल, आया ना। तो ये सब सिक्के पिक्के बनने शुरू हुए। क्या बनने शुरू हुए, धातु के सिक्के वगैरह बनने हुए। इनका हमने इस्तेमाल वगैरह करना शुरू करा। सही बात है ना, जल्दी बोलो हाँ, है ना। इनका इस्तेमाल करना शुरू करा किसके रूप में, मेटल के रूप में, वो मनी के रूप में। मतलब इन सिक्कों की सहायता से चीजों का लेन देन कर लेते थे। लेकिन भैया यहां पे भी तो बड़ा रिस्क है। अब भैया सिक्का बनाने में सोना चांदी के आसान पेड़ पे थोड़ी टंग रहे हैं, मानता हूं उस समय का था, सब कुछ तो चल रहा था। लेकिन भाई समय के साथ साथ जब चीजें बदली तो कुछ ऐसी चीज लाने की आवश्यकता पड़ी जिसकी कॉस्ट भी कम हो, जिसकी लागत भी कम आए, और उसका इस्तेमाल हम कर सके आराम से, है ना। और उसी का ही नतीजा है जो आज हम यूज करते हैं, नोट। ये जो नोट बने इसी का तो नतीजा है। और आजकल आप देखो हम कागज के नोटों का यूज करते हैं, है ना, करते हैं नहीं करते हैं। तो ये कैसे बने, ये ऐसे तो बने, नोट और सिक्के बनाए गए। नोट बनाए गए, सिक्के तो पहले ही थे। सिक्कों को बस एक काम कर दिया गया, वो चांदी पांदी के थे उनको हटा के अब किसके सिक्के हो गए, अब तो वो स्टील के सिक्के हो गए। स्टील भी, वो भी प्योर ना है, स्टील वो भी प्योर नहीं है। अरे हाँ, है ना, स्टेनलेस स्टील देखा होगा। क्यों? क्योंकि भैया भारत में और इस संसार में लोग बहुत जुगाड़ू हैं। लोग क्या करते थे, अब जैसे मान लो सोने का सिक्का है
उस सिक्के को बाजार में थोड़ी चलाया, उसे पिघला दिया सोने को, वो सोने को पिघला के बेच दिया सुनार को, कमा लिए पैसे, है ना। तो भैया सीधी सी बात है, ये सब सिस्टम आने शुरू हुए, नोट आने शुरू हुए, सिक्के, नोटों का मेनली चलन शुरू हुआ। किसका शुरू हुआ? नोटों का चलन होना शुरू हुआ, नोट वगैरह बनने शुरू हुए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बच्चों अगर बातचीत करें, अभी हम पूरा इतिहास जानने हैं। पहले बारटेक्स सिस्टम आया, फिर धातु के सिक्के आए, फिर कागज के नोट वोट आने लगे, फिर बच्चों इन्हीं के बाद अगर देखा जाए यहीं से हमारी जुड़ जाती है बैंकिंग प्रणाली, है ना। भाई बैंकों में ही तो रखते हैं, हमने नोटों को बैंकों में रखना शुरू करा, बैंकिंग प्रणाली हमारी सिस्टम होने लगा। और बैंकों में रखने के बाद बैंकिंग सिस्टम हम यूज करने लगे जब, तो उसके बाद ही अगर बात करते हैं तो आजकल क्या हो गया बच्चों, आजकल हम लेन देन करने के लिए क्या नोट और सिक्के लेके जाते हैं? कोई नोट को नहीं लेके जाता, कोई नोट और सिक्के लेके नहीं जाता। अब क्या लेके जाते हो आप? पेटीएम कर दूं भाई? अरे हाँ है ना, पेटीएम कर दूं भाई, ये तो बोलते हो दुकान पे जाके, पेटीएम कर दूं क्या, गूगल पे कर दूं क्या, है ना, यही करते हो। ये क्या बना? यही बन गए हमारे ऑनलाइन मनी, डिजिटल मनी जिसे बोल देते हो, है ना। इसे डिजिटल मनी भी कह सकते हो। ये पेटीएम सेटीएम जो आजकल आप करते हो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो आप कहते हो, है ना, या ऑनलाइन मनी भी कह सकते हो। तो ये सब आ गए हमारे, कौन से आ गए? पेटीएम वगैरह आने शुरू हो गए, डिजिटल मनी या ऑनलाइन मनी आने शुरू हो गए। इसके बाद जो आजकल की दुनिया में हम यूज कर रहे हैं, जो आजकल की दुनिया में हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसी तो हो रहा है, ऑनलाइन मनी कह सकते हो। और अब हम किधर की तरफ जा रहे हैं पता है? अब हमारा भविष्य क्या है? अब हम कहीं और जा रहे हैं। अब भविष्य क्या है जरा देख लो बच्चों। अब भविष्य क्या है? ये तो पास्ट है, अब आने वाले समय में क्या चलने वाला है। अब हम जा रहे हैं बच्चों पूरी तरीके से अपनी करेंसी को डिजिटल करने, है ना। डिजिटल करेंसी आने वाली है, और उसका नाम शायद आपको पता होना चाहिए। अब आने वाला है क्या? डिजिटल करेंसी। हमारे देश में भारत सरकार और आरबीआई भी उसको ट्रायल कर रही है, और वो अपने भारत की डिजिटल करेंसी होगी, और उसका नाम है CBDC। पता है इसके बारे में? ये है फ्यूचर। कुछ दिन रुक जाओ बस तुम, कुछ दिन रुक जाओ, ज्यादा नहीं, कुछ दिन। इस साल के एंड तक भी देख लेना, या अगले साल 1-2 साल मान लो, CBDC आ गया है अब, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। याद रखना फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये क्या है पता है? CBDC। अभी जैसे आप नोटों का इस्तेमाल करते हो, सिक्कों का इस्तेमाल करते हो, सब खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे डिजिटल वे में आ जाएंगे। ये जो आप जेबों में नोट रख के घूमते हो ना, सिक्के रख के घूमते हो, नोट रख के घूमते हो, भैया खुले नहीं है, चिल्लड़ है, फलान है, दिमाग है, सारे दुख दर्द दूर कर देगा ये CBDC। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा और तुम्हारे मोबाइल के अंदर होगा, और इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। सब खत्म। फिर तुम्हें ना मोबाइल, ना पैसे को अपने जेब में रखने की जरूरत रहेगी, ना बक्से के अंदर रखने की जरूरत रहेगी, कहीं नहीं, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में रहेगा, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में। और ये जल्द ही हमारे देश में आने वाला, आने वाला क्या है, काम चल रहा है इसके ऊपर, पिछले 2 सालों से चल रहा है। सब खत्म हो जाएगा। बिटकॉइन थोड़ी हो जाएगा, बिटकॉइन यहाँ का थोड़ी है बेटा, वो तो बाहर चलता है, वो तो डिजिटल मनी है, वो बाहर चलता है, इंडिया में अलाउ नहीं है। हाँ मोबाइल तो चाहिए, बिना मोबाइल क्या चलेगा? मोबाइल तो सभी यूज कर रहे हैं आजकल, कौन है ऐसा जो मोबाइल ना चला रहा हो? सब चला रहे हैं आज। तो ये है फ्यूचर, ठीक है, ये है फ्यूचर। मतलब सब चीज डिजिटल हो जाएगी, सब चीज क्या हो जाएगी? डिजिटल हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आया? अब एक कह रहा फायदा क्या होगा? अरे फायदा ये हो गया कि तुम्हारे नोट जेब में किसी ने बटुआ मार लिया, खेल खत्म। नहीं होगा बटुआ मारेगा कोई, कुछ भी मार ले, कुछ है ही ना बटुए में, बटुए में कुछ होगा ही ना।
बटुए में कुछ होगा ही ना, क्या मारोगे? ठीक है, सब खेल खत्म, सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब डिजिटल हो गया। अरे फोन अगर मार लेगा तुम्हारा तो तुम क्या कोड क्या सबको पूरे मोहल्ले में बताए बैठे हो मेरा कोड क्या है? बच्चे भी वो यूज करेंगे बेटा, बच्चे तुमसे भी आ गए हैं आजकल। ठीक है, बात समझ में आया? एक लिख रहा है चोर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेटा तुम्हारा काम है कि यही वाला? बड़ी चिंता है तुम्हें चोरों की, है? ऐसी ऐसी बातें मत करा करो यार तुम। आओ, इधर आओ, बात समझ में आया? तो सब चीज इस तरफ बढ़ रही है। तो मतलब क्या है कि अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे थे, अब ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट में यहां है, और किधर की तरफ जा रहे हैं? हम इधर की तरफ जा रहे हैं, सीबीडीसी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ पहुंच जाएंगे। सब खत्म, ये नोट पोट जो होते हैं ना, जो बाजार में नोट चलते हैं, कागज के नोट वोट सब बंद होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। लेकिन अभी टाइम लगेगा, कुछ दिनों के बाद ये मत समझना कि कल परसों भी बंद हो जाएंगे। कुछ दिनों का मतलब ये बताइए, मान के चलिएगा कि अभी लग जाएंगे आने वाले 4 से 5 साल, तो मान के चलो 5 साल बाद देखना ये सब बदल जाएगा, पूरा रूप, सब सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। कि जिस तरीके से तकनीकीकरण बदल रहा है, सब चेंज हो जाएगा। जितने भी शहर हैं, शहरों में सब सिस्टम बदल जाएगा। जैसे कि एट प्रेजेंट आप ही बताइए, आप मोस्टली लोग आप पेटीएम सेटीएम यूज करते होगे, फोन पे वगैरह यूज करते होगे। अरे हाँ, है ना? करते हो नहीं करते हो? नोटों का यूज कम करते हो। लेकिन गांव में जाओगे तो आज भी गांव में भी नोट वोट चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पेटीएम नहीं मांगते। तो वही मैंने बोला कि अभी समय लगेगा, कि मोस्टली तो शहरों वहरों में तो सब हो जाएगा, सीबीडीसी लॉन्च आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन गांव वाले क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा सुदूर क्षेत्र हैं, वहां धीरे धीरे पहुंचेगी ना कहानी, वहां एकदम से थोड़ी पहुंचेगी। लेकिन जब वहां पहुंचेगा तो भैया धीरे धीरे सब पहुंच के एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा जब सब डिजिटलाइज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय लगता है, और कोई बात नहीं। लेकिन अंत में होना यही है, अंत में होना यही है, सेम चीज यही होनी है कि सब के सब हम किसकी तरफ स्विच हो जाएंगे? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ चले जाएंगे। ये फ्यूचर है। अब फ्यूचर होगा तो आपके खुद ही सामने आ जाएगा, क्योंकि आप भी हैं, हम भी हैं यहाँ पे, है ना? चलो, तो पहले मुझे बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? ये पूरा मैंने बता दिया कि कैसे कैसे मनी का जन्म हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना? बात समझ में आ गई? चलें आगे। चलो, तो हमने क्या क्या जाना? हमने जाना पहले मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम जो चलता था वो क्या था, उसकी क्या क्या कमियां थी, उसकी कमियां क्या थी जिसके कारण क्या हुआ, हमारा मनी आया। मनी की परिभाषा हमने जान ली, है ना? और फिर आने वाले समय में क्या होगा वो हमने नॉर्मली बातें आपको बता दी। अब वर्तमान में आप चल रहे हैं, अभी आप इसकी चिंता करो, भविष्य होगा तो सबके सामने आ ही जाएगा, वो बात की बात है ना? लेकिन बच्चों, अब एक बात जाननी है कि जो पैसा है, मनी है, मुद्रा है, इसके क्या गुण है भाई, इसकी क्या क्वालिटी है? इसके भी तो गुण होंगे, है ना? तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं, बस वो तीन तीन चीजें हैं, वो जरा ध्यान समझ लेना। तीन का ही खेल है, क्योंकि बाकी तो आप पढ़ चुके हो। क्या याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मनी के गुण, मुद्रा के गुण क्या है, मुद्रा के क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ मनी। मोटे तौर पर 3 गुण हैं, लिखूंगा मैं 5, लेकिन है वो 3 ही जो समझने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मनी, नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट गुण ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाला पेपर में हाथ आता है। इसके गुण कुछ नहीं है, इसके गुण वही होंगे जो बच्चों याद रखना बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की समस्याएं थी, वही इसके गुण हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की समस्या क्या थी? कि वो भैया चीजों को माप नहीं सकता था, पहली समस्या। उसको संग्रह करने में दिक्कत थी, स्टोर नहीं कर सकते थे आसानी से, दूसरी समस्या। ये तो थी 2 समस्या सबसे बड़ी। अरे हाँ, है ना? चलो, तो सबसे पहला गुण क्या है बच्चों मुद्रा का? मुद्रा का सबसे पहला गुण तो यही है जो इसकी परिभाषा है। क्या? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। जल्दी बताओ, ये तो एक गुण ही है इसका, विनिमय का माध्यम है, नहीं है?
चीजों का एक्सचेंज करता है नहीं करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है नहीं है। तो पहली बात तो यही है। दूसरा क्या याद रखना, यह क्या करता है, ध्यान सुनना। अब मैं कुछ शब्द वाली यूज कर रहा हूं, खतरनाक वाली। खाते की इकाई के रूप में काम करता है, यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं अंग्रेजी में। इट वर्क्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये क्या बीमारी है भाई बच्चों, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुद्रा खाते की इकाई के रूप में काम करता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है सरल भाषा में, मापन के लिए काम करता है, चीजों को नापता है। और आपको पता ही है बच्चों, पैसे से हम आजकल हर चीज नापते हैं। जैसे कि आप देखो, बाजार में जाते हो, भैया चावल दे दो, बोलता है कितने, तो तुरंत पूछते हो क्या हिसाब है, वो बोला 70 रुपए का 1 किलो। तो बच्चों आप बताओ, नाप दिया नहीं नाप दिया, यानी कि 1 किलो तराजू में रखेगा, उसके 70 रुपए दोगे। अरे हाँ है ना। कपड़ा लेने गए, भैया कपड़ा क्या हिसाब है, 50 रुपए मीटर, नाप दिया ना नाप दिया, 1 मीटर दोगे तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। दूध लेने गए, भैया दूध क्या हिसाब है, 50 रुपए लीटर, यानी कि 1 लीटर मिलेगा, उसके 50 रुपए दोगे। सही बात है। तो आपने क्या देखा कि मनी हर चीज को नाप सकता है, मेजरमेंट कर सकता है, और इसी को बोलते हैं क्या, खाते की इकाई। याद रखना, पेपर में ये शब्द यूज होता है, या यूनिट ऑफ अकाउंट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में काम करता है ना। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर का मतलब संग्रह है ना, संग्रह करने के लिए काम करता है। मनी को हम कहीं पे भी आराम से संग्रह करके रख सकते हैं, है ना। सही बात है ना, संग्रह कर सकते हैं इसको, ये तो आसान है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब संग्रह कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसे आराम से रख सकते हो, घर में, बैंक में, जेब में, पर्स में, कहीं पे भी रख लो भाई, जहां पे आप चाहो रख लो, है ना। इजिली इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, और इसलिए इसे कहा जाता है पोर्टेबल है। पोर्टेबल कह सकते हैं ना भाई, पोर्टेबल क्या है, इधर से उठा के कहीं पे भी रख लो, इसे हम क्या कह सकते हैं आसान भाषा में, पोर्टेबल है। अगर मैं बोलूं तो पोर्टेबल भी कह सकते हैं, इधर से उधर कहीं पे भी इसे रखा जा सकता है ना। जल्दी बोलो सारे बच्चे, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट, डेफर्ड पेमेंट के रूप में इसे यूज कर सकते हैं, भविष्य के भुगतान के लिए, विलंबित भुगतान के लिए, फ्यूचर के पेमेंट के लिए यूज करते हैं, और कर ही रहे हैं आजकल, ईएमआई वाला सिस्टम है ना, विलंबित भुगतान के लिए यूज करते हैं, विलंबित भुगतान के रूप में इसका यूज करते हैं। इसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज करते हैं। 3 बातें बस यही हैं जो समझने वाली है। कौन कौन सी, 1, 2 और 3, बस ये मुझे बता दो, तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपको। अगर ये 3 चीजें समझ में आ गई तो समझ जाओ मनी की कहानी खत्म है, कुछ नहीं बचा इसमें। आ गए समझ में, जल्दी बोलो सारे बच्चे। इसका एक गुण और है, वो तो बहुत आसान है। क्या भैया, एक गुण यह है कि मनी ऐसा होना चाहिए जो सभी लोग स्वीकार करें। कॉमन सेंस की बात, अगर स्वीकार ही ना करेंगे तो कैसे, बेकार है, फिर तो सिस्टम ही फेल है। अगर बच्चों हम और आप भारत की मुद्रा को ही स्वीकार न करें, जो भारत सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा चलाई गई है, तो सब फेल, क्योंकि विनिमय ही ना होगा, लेन देन ही ना होगा। अरे हाँ है ना। इसे बोलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब सभी लोगों के द्वारा स्वीकार हो, है ना, स्वीकार योग्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मान लो मैं तुम्हें 100 का नोट दूं और तुम मुझसे बोलो सर जी मेरे यहाँ चलता है ये क्या बात हुई, तुम्हारे नहीं चलता, तुम कौन हो भाई। अरे अरे भारत में रह रहे हो तो क्यों नहीं चलेगा, तुम्हारे यहाँ भी चलेगा, मेरे यहाँ भी चलेगा, सबके यहाँ चलेगा, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए, सभी इसे लें, लेने में कुछ संकोच ना करें। यह नहीं कि हमारे यहाँ नहीं चलता, वहां नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता। और आप देख लो, हमारे भारत में जो भी हम मुद्रा करते हैं सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है, जल्दी बोलो हाँ है ना। तो यही क्या है, यही मुद्रा के गुण है, बस खत्म कहानी। देखो
अब ये परिभाषा भी बता देता हूं मैं आपको, सारी बातें एक बार पीडीएफ से भी देख लो, जिससे आपको घर पे पढ़ोगे तो आराम मिल जाएगा, है ना, आराम से देख लोगे। देखो मनी की परिभाषा देख लो, इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है जिस सामान और सेवाएं खरीदने या ऋण चुकाने के लिए लेन देन में इस्तेमाल करते हैं। वही बातें लिखी हैं, जल्दी बोलो। यह खाते की इकाई के रूप में, मूल्य के भंडारण के रूप में और अस्थगित भुगतान मतलब विलंबित भुगतान के रूप में काम करता है। ये तीन बातें मैंने अभी बताई थी अभी। खाते की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब क्या है, मापन में काम करता है, मापन नापने के लिए काम करता है ना। स्टोर कर सकते हैं कहीं पे भी, और भविष्य का भुगतान इससे कर सकते हैं। सही बात है। डेफर्ड ऑफ पेमेंट का मतलब होता है बेटा भविष्य का भुगतान, याद रखिएगा यहाँ पे, है ना। चलिए, ये गुण आ गए, वही मैंने जो बताया कि मनी ऐसा होना चाहिए जो लोग सभी स्वीकार करें, हाँ है ना। अगर ऐसा नहीं है, जो स्वीकार ना करेगा तो सब बेकार हो जाएगा। जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ है ना। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, परिभाषा ही पड़ी है। और देखो तीन बातें वही पुरानी कॉपी पेस्ट कर दी, मेजर लिख दिया या यूनिट ऑफ अकाउंट कर दो, स्टोर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट, सेम बातें लिख दी। जल्दी बोलो, हाँ क्लियर है। मुद्रा के गुण समझ में आ गए, मुद्रा क्या है समझ में आ गया, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम समझ में आ गया। हाँ बेटा, तुम्हारे नेक्स्ट क्लास से पहले छोड़ देंगे, बस 1 मिनट और लूंगा बस। अब एक छोटी सी चीज और जान लो, मुद्रा के कार्य। बच्चों कार्य कुछ नहीं है, मुद्रा के कार्य कुछ नहीं है, यही सब कार्य है इसके। अरे मैं बोलूं पैसा क्या करता है, अरे लेन देन करता है, और क्या करता है, कुछ नया काम थोड़ी करता है। लेकिन बच्चों हमारे अर्थशास्त्रियों ने क्या करा है, इसके कार्य को दो टुकड़ों में बांटा है। एक को बोला प्राथमिक कार्य और एक को बोला द्वितीयक कार्य, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मान लो पेपर में गए, उनने बोला बताओ मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो याद रखना मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य हैं, बचे कुछ सब सेकेंडरी कार्य हैं। कैसे कैसे, आइए देखते हैं। तो बच्चों मुद्रा का सबसे पहला काम क्या है बताओ। मुद्रा का सबसे पहला काम ये तो है कि आदान प्रदान करना, लेन देन करना, यानी कि विनिमय करना। जल्दी बोलो, हाँ है ना। सबसे पहला काम तो यही है, सबसे पहला काम तो यही है, क्योंकि यही परिभाषा है। और दूसरा काम क्या है सबसे बड़ा, कि ये हर चीज को नाप देता है ना, मापन करता है, हर चीज को मापता है, मेजर करता है, या इसे ही बोलते हैं हम यूनिट ऑफ अकाउंट, खाते की इकाई के रूप में काम करता है, बोलता है इसी को क्या बोलते हैं, खाते की इकाई के रूप में काम करता है, मापन के रूप में काम करता है। जल्दी बताओ सारे बच्चे, हाँ है ना। बस इतनी सी बात है, बस यही दो हैं बच्चों, प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक। बचे कुचे सब हमारे क्या हैं, द्वितीयक कार्य हैं, सब सेकेंडरी फंक्शन। जैसे हम चाहें तो पैसे को सेव कर सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, हम चाहें तो उससे ईएमआई वगैरह भुगतान कर सकते हैं, और भी जो तुम्हारे मन में आ रहा हो, ये सब बचे कुचे क्या है, द्वितीयक कार्य हैं, सेकेंडरी फंक्शन है। द्वितीयक कार्य कह सकते हैं इसे, माध्यमिक नहीं, द्वितीयक लिख लो इसे, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी बोलो सारे बच्चे, हाँ या ना, बात समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने आपके साथ मिलकर क्या क्या सीखा। आज बच्चों अगर आप ध्यान दें, सबसे पहले हमने पढ़ा पैसा क्या होता है, व्हाट इज मनी, है ना। फिर हमने देखा कि मनी जो है हमारा, कैसे उसका जन्म हुआ। तो हमने पढ़ा पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, है ना। फिर हमने देखा उसमें क्या क्या होता था, उसमें क्या क्या समस्याएं थी, उसकी समस्याओं को दूर करके कैसे मनी आया। फिर मनी का जन्म कैसे हुआ, फिर सिक्के आए, फिर सिक्के आके क्या हुए बच्चों, सिक्के आने के बाद क्या हुए, नोट आए, नोटों के बाद क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम आया, बैंकों के बाद ऑनलाइन सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में सीबीडीसी आने वाला है ना। फिर हमने पढ़ा कि मुद्रा के गुण क्या है, मुद्रा के गुण जान लिए हमने, कि मुद्रा क्या करता है, कि भैया सभी के द्वारा स्वीकार योग्य होना चाहिए, है ना। बताते हैं बताते हैं, बता दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चिंता मत करो, सभी के द्वारा स्वीकार योग्य होना चाहिए, है ना। इसको हम सेव कर सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, घरों में रख सकते हैं, विनिमय का माध्यम होना चाहिए, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई मुद्रा के अगर हम बोले कार्य क्या है, तो दो प्रकार के कार्य होते हैं, है ना, दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक कार्य क्या है, जो जिसके लिए बना है वो प्राथमिक, और दो चीजों के लिए बना है मुद्रा, क्या, पैसा दो चीजों के लिए बना है, चीजों का आदान प्रदान करने के लिए और नापने के लिए, दो चीजों के लिए तो बना है। अरे हाँ है ना। और बच्चे कुछ हमारे वही पुराने वाले हैं, अगर हम चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं,
अगर हम चाहें तो इससे जो है ईएमआई वगैरह का भुगतान भी कर सकते हैं। अरे देखो ये पुरानी वाले तो लिखे हैं, ये तो लिखे हैं, ये आस्थगित भुगतान मूल्य का भंडार ये तो लिखे हैं, नया नहीं है कुछ भी। क्लियर है? चलिए वेरी गुड, समझ गए सारे बच्चे। चलो आज की कहानी यहां तक को हम लगाएंगे विराम। ठीक है, हाँ बेटा पूछो क्वेश्चन क्या है।